हेलो बच्चों। हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पीवाईक्यूज सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज है, जिसमें हम लोग आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्लास 12th सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स के लिए करेंगे। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AIC लाइव, हार्ट बना लीजिए भैया। इसमें स्वागत है आपका। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराई जा रही है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये सारा परिचय हो गया, अच्छी बात है। हम लोग काम शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं है ना, क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं। लाइक कर लीजिए सेशन को, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको एंड में समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड में वो सब रिपीटेड ही आती हैं, है ना, एक जैसी ही प्रॉब्लम बार बार आती हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास एक सबस्ट्रेट दिया है, उस सबस्ट्रेट में पहले HBr की रिएक्शन करानी है और जो बनकर आए उसमें एक्वस KOH की रिएक्शन करानी है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जो दिया है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक एल्कीन दिया है। एल्कीन में सबसे पहले HBr की रिएक्शन कराएं तो H प्लस Br माइनस में टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। प्लस वाला पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनी-कॉव एडिशन बेसिकली। तो CH3CH, यहाँ आया Br और यहाँ आया CH3, ये पहला हो गया। इसके बाद आप सेकंड स्टेप में एक्वस KOH लेके आइए। KOH के दो रूप हैं, एक पानी पी के आता है और एक दारू पी के आता है। तो जब भी KOH पानी पी के आएगा तो लॉजिकली ये SN2 SN1 टाइप रिएक्शंस देगा, और अगर ये दारू पी के आएगा तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन देगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इस माइनस ने अटैक किया इस कार्बन पे, ब्रोमीन बाहर हो गया। तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो होगा OHCH3। ठीक है, मैं इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टीरियो पूछा भी नहीं गया। 2022 CBSE का सवाल देखें। कह रहा है कि वही एल्कीन है, इस बार पहले HBr H2O2 की रिएक्शन कराई और फिर एक्वस KOH की रिएक्शन कराई, तो एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराई गई भैया HBr से, लेकिन प्रेजेंस ले ली गई H2O2 की, ये तो परऑक्साइड है। और परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr, यानी कि ये तो एंटी मार्क एडिशन हो गया। अगर एंटी मार्क एडिशन हो गया तो ब्रोमीन बीच वाले कार्बन पे नहीं, टर्मिनल कार्बन पे लगेगी। ये आ गया आपका ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बाद जब तुम एक्वस KOH लगाओगे तो फिर वही बात होगी। 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, SN2 देगा, कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, ब्रोमीन निकल जाएगा और OH लग जाएगा। ऊपर बन रहा था प्रोपन 2 ऑल और यहां बन रहा है प्रोपन 1 ऑल। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस से ये सवाल पूछा गया। दो सवाल इसीलिए कराया ताकि आपको मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रिवाइज हो जाए। सवाल देखिए, 2022 का सवाल पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर किसी हेलोजन का बॉन्ड जुड़ा है तो इस बच्चे का नाम क्या होगा। sp2 कौन होता है। sp2 का मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अच्छा, डबल बॉन्ड जिसके पास है इस कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं, और अगर इसमें अल्कोहल लगा है तो विनाइलिक अल्कोहल, हेलोजन लगा है तो विनाइलिक हेलोजन। तो क्या बन गया भैया, विनाइल हैलाइड। डी ऑप्शन करेक्ट है। CBSE 2022 का सवाल है, इजी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो, एथाइल ग्रुप एथाइल ग्रुप एथाइल ग्रुप एथाइल ग्रुप, यानी कि R इज सेम इन ऑल 4 ऑप्शंस। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से चर्चा होगी। दो बातें, जितना मोलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सनबर्ड्स नेवर फ्लाई, जो भी गेंडापन जिनका ज्यादा होता है वो उड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा एक और बात है, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी ज्यादा होती हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी तो लॉजिकली बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा। तो दोनों ही एस्पेक्ट से, मॉलिक्यूलर मास से चेक कर लो और चाहे मॉलिक्यूलर फोर्स से चेक कर लो, आयोडीन वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये तब जब हमने एल्काइल ग्रुप को सेम देख लिया तो हेलोजन से डिसाइड किया। 2022 CBSE का क्वेश्चन था। 2022 का एक और क्वेश्चन है, ये कई सेट्स आते हैं CBSE में, अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इस तरह का कुछ बकवास दी हुई है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बताना है। ठीक है, अच्छी बात है, बताते हैं। देखो ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, क्या ये एक बहुत स्ट्रांग बेस है।
जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये आदमी 3 डिग्री हैलाइड है? जी हाँ, 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड SN1 प्रेफर करता है? जी हाँ सर, SN1 प्रेफर करता है। तो क्या ये SN1 देगा? हाँ, दे सकता है। लेकिन यही आदमी तो एलिमिनेशन भी दे सकता है। हाँ सर, एलिमिनेशन भी दे सकता है। कब एलिमिनेशन देता है? जब बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो। और SN1 कब देता है? जब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो। अर्थ ये निकल कर आया कि अगर इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग बेसिस दे रखे हैं और हीट दे रखी है तो एलिमिनेशन होगा, SN1 नहीं होगा। और एलिमिनेशन का मतलब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन जाएगा, किसी एक का हाइड्रोजन जाएगा और एल्कीन बनकर आपके सामने आ जाएगा। देखें कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां भी आया CH3। ठीक, ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये तो SN1 का सवाल है, जबकि ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंश्योर कर रही है कि एलिमिनेशन होने जा रहा है। टेम्परेचर की कंडीशन बहुत कुछ बदल देती है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ऐसा कोई सबस्ट्रेट है, अल्काइल हैलाइड है, उसको ड्राई ईथर Mg के साथ रिएक्शन कराई, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की बात है, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया। पानी डालोगे एल्केन बनाएगा। देखो, तुम्हारे पास साइक्लोहेक्साइन ब्रोमाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी गई बेटा Mg से और लगाया गया ड्राई ईथर। और जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि ये रिएक्शन होकर के बन जाएगा MgBr। इस तरह से ये बन गया ग्रिग्नार्ड। तो ये आदमी हमारा X है। और X से जब तुम पानी का इस्तेमाल करोगे इसके साथ तो देखो क्या होगा। ग्रिग्नार्ड में ये जो पार्ट है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। हालांकि प्लस माइनस होता नहीं, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन हम लोग प्लस माइनस सिर्फ इसलिए लिख लेते हैं ताकि पोलैरिटी पता रहे कहाँ क्या डेवलप होगी। और इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है रिएक्शन की, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो कभी न्यूक्लियोफाइल की नहीं है, वो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन की है। एसिड बेस रिएक्शन से क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से कभी भी कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन करा सकते हो। एसिडिक हाइड्रोजन अगर कहीं मौजूद है तो ग्रिग्नार्ड का जो एल्काइल ग्रुप है, एनायन है, वो हमेशा उस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा तो आपको ये बात दिखनी चाहिए कि साहब इसमें तो ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इट इज साइक्लोहेक्सेन। यही नाम बताना था, स्ट्रक्चर बताना था, बता दिया। ठीक, एल्केन बनता है बेसिकली, है ना। किसी भी तरह का आर ग्रुप होता है तो वो RH बन जाता है। अगला क्या कह रहा है, देखो सवाल, विच आइसोमर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? CBSE 2022 का सवाल। आइसोमर देखो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। देखना, डाइक्लोरोबेंजीन पकड़ा है, सब ऐसे ही देंगे, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ऑल एफ सेम BP, ठीक है। तो सबके सब डाइक्लोरोबेंजीन है। एक 1,2 है, एक 1,3 है, एक 1,4 है। चेक करते हैं। डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन, क्लोरो, 1,2 यानी ऑर्थो वाला, 1,3 यानी कि मेटा वाला, 1,4 यानी कि पैरा वाला। तो हम जानते हैं कि पैरा का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है। कहोगे क्यों मैक्सिमम होता है? उसका कारण है कि इनकी जो इंटरलॉकिंग है या आपस में अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पैरा प्रोडक्ट्स आर मेजर प्रोडक्ट्स। जनरली तो मेजर ही होते हैं अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर मेजर ना भी हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो इन्हीं का ज्यादा होता है। एक और सवाल देखें, 2022 का ही है। Which reagents are required for the one step conversion of chlorobenzene to toluene? भैया कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन है। हमने कहा ठीक है, और इसके बाद कुछ भी किया गया, इससे बनाना है टोलुइन, यानी क्लोरीन हटाना है और CH3 लाना है। तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे CH3Cl ये तुम्हारे पास है और CH3Cl के साथ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर मैं सोडियम और ड्राई ईथर लगा दूं तो ये तो वुड्स रिएक्शन जैसा हो गया। अगर R से R जुड़ेगा तो वुड्स कहलाएगा, अगर बेंजीन से बेंजीन जुड़ेगा तो फिटिंग कहलाएगा, और अगर R से AR जुड़ेगा तो ये वुड्स फिटिंग कहलाएगा। इट इज नथिंग बट अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग क्या कहता है? वुड्स फिटिंग कहता है कि यहाँ का Na और ये एक Cl, ये दोनों Cl Na के साथ चले जाएंगे और टॉल्यूइन बन जाएगा। इस प्रकार से समझ लीजिए कि RX और RX
और यहाँ लगा है Na, अगर 2 मोल लगा दिए गए तो ये निकल जाते हैं और बाद में RR बन जाता है। ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ग्रिग्नार्ड एक स्टेप में कांड करके देगा। मैकेनिज्म के स्टेप्स नहीं बोल रहा है, मतलब बार बार रिएक्शन ना करनी पड़े, एक कांड किया रिजल्ट आ गया। तो सस्ता सवाल है। कह रहा आइडेंटिफाई करो सब तमाशा क्या है, तो हमने कहा ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है और 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री क्या रिएक्शन देता है सर? SN2 देता है। बहुत बढ़िया। AgCN, सब जानते हैं कि AgCN से साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनता है, तो भाई साहब आइसोसाइनाइड बना देना है। तो यानी कि C2H5NC ये हमारा C है। अच्छा, KCN आयनिक प्रोडक्ट होता है और ये साइनाइड देते हैं, तो यानी कि C2H5CN, यानी कि ये साइनाइड हो गए, ये D है हमारा। एल्कोहलिक KOH और हीटिंग, ये तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा A है। ठीक, एक्वस KOH, यानी कि ये तो K प्लस O माइनस देगा, ये अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, SN2 रिएक्शन देगा बेसिकली। तो C2H5OH, एथेनॉल, आपकी प्रिय चीज एथेनॉल। बहुत बढ़िया, आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखते रहिए। कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है? ये बड़ा अच्छा सा सवाल है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं। देखते हैं हम लोग। मान लो कि डार्क कलर की बॉटल्स में ना रखो, तो CHCl3 ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म है। अगर गलती से बॉटल लीक हो गई, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन में लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होने लग जाती हैं और COCl2 गैस बनने लग जाती है। इस गैस को प्रेम से कहते हैं फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस? फॉस्जीन गैस। समझ में आया कि नहीं आया? फॉस्जीन गैस कहते हैं। बहुत बढ़िया। और ये फॉस्जीन गैस जो होती है, ये बहुत ही विषैली गैस है। कैसी गैस है भैया? विषैली गैस। विषैली गैस का मतलब पॉइजनस है यार, सूंघोगे मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, ज्यादा सूंघ लिया तो निपट भी सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये ना बन जाए, इतनी खतरनाक गैस ना बन जाए, विषैली गैस ना बन जाए जिससे किसी तरह का प्रॉब्लम हो। तो लैब्स एक्सेट्रा में इसको एक तो एयर टाइट बॉटल्स में रखते हैं, दूसरा डार्क बॉटल्स में रखते हैं कि अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो भी तो ये ऑक्सीडेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो लाइट की प्रेजेंस भी ना मिले क्लोरोफॉर्म को। ठीक, वैसे इसका कॉमन नेम फॉस्जीन है, इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। कार्बोनाइल क्लोराइड, इसी फॉस्जीन गैस को ही नाम दिया जाता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, 2019 का सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिफाइन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल विद एन एग्जांपल। एम्बीडेंट मतलब दो जगह से अटैक करने वाला। मान लो एक तुम्हारे पास मटेरियल है ए बी, कोई एक रेडिकल है, बी के ऊपर माइनस है मतलब लोन पेयर है, ए के ऊपर माइनस नहीं लेकिन लोन पेयर है। तो भैया डोनर तो बी भी हो सकता है क्योंकि लोन पेयर उसके पास है, डोनर तो ए भी हो सकता है क्योंकि लोन पेयर उसके पास है। लेकिन अगर बी ने डोनेट किया तो ये मॉलिक्यूल डोनेट कर चुका है, अब ए को जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ए ने डोनेट डोनेट किया तो फिर बी नहीं करेगा। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो, जिस पूरे मॉलिक्यूल या रेडिकल में एक से ज्यादा साइट्स अवेलेबल हो, ए भी डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, तो डोनर साइट्स एक से ज्यादा अवेलेबल हैं। और इन अवेलेबल साइट्स में से या तो ए से डोनेट हो रहा है या तो बी से हो रहा है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि दोनों लोग कर सकते हैं, या तो ए या तो बी। इन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं। ठीक, क्या बोला? जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, जैसे साइनाइड। कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। कार्बन से डोनेशन होगा, बॉन्ड बनेगा, साइनाइड कहलाएगा। नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, आइसोसाइनाइड कहलाएगा। एक नाइट्राइट्स और नाइट्रो होते हैं, इसी तरह से आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, लिख सकते हैं आप। कह रहा वाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन देन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखें, अगर आप बेटा SN1 को देखेंगे तो इसका जो RDS है वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। लेक्चर देख लीजिए, 5 या 6 लेक्चर पढ़ें, मच मोर देन सफिशिएंट है नीट तक के लिए, है ना। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इसका मतलब इंटरमीडिएट बनता है इसमें, और यही इसका RDS है। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा SN1 का रेट उतना ज्यादा होगा। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्या मतलब है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ये मतलब है, ये मतलब का मतलब ये हुआ कि जब ब्रोमीन निकलेगा
तो कैटायन यहां बनेगा और ये कैटायन आपको देखने में 3 डिग्री दिखाई देगा, विच विल बी रिलेटिवली सबसे स्टेबल तो यही है यार, क्योंकि 3 डिग्री है। अब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ये लिया आपने, आप ब्रोमीन को निकालिएगा, माइनस और यहाँ प्लस, ये 1 डिग्री है। अगर ये रीअरेंज भी हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट लगा लीजिए, तो भी कैटायन यहीं बनेगा, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो 3 डिग्री से तो कम ही स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखते हैं कि जो कैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, वो हमेशा वो वाला कैटायन चेक किया जाता है जो सबसे पहली बार बना है। तो 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री कैटायन इज लेस स्टेबल, क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल इसी में बन रहा है, इस वजह से इसका SN1 का रेट ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, यही है 2019 का। एक दिया है क्लोरोबेंजीन, एक दिया है ऐसा कुछ एलिफेटिक सा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, है ना। कह रहा है कि SN1 के लिए कौन ज्यादा सुटेबल होगा। हम जानते हैं कि हेलो एरीन्स SN1 भी नहीं देते, SN2 भी नहीं देते, बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो चाहे SN1 पूछो चाहे SN2 पूछो, दोनों ही इस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ही फास्टर होगा। ठीक है, अच्छा है। गिव स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटोइन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटोइन, नाम से स्ट्रक्चर बनाने की विद्या जस्ट उल्टी है जब हम स्ट्रक्चर से नाम लिखते हैं उसके मुकाबले में। जब भी कभी हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्ड रूट क्या है। उसने कहा ब्यूट, तो हमने बनाया 4 कार्बन। 2 इन बोला, यानी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, 1 नंबर पे उसने ब्रोमो बोला, हमने 1 नंबर पे ब्रोमो लगा दिया। 4 पे वो बदतमीज क्लोरो बोल रहा है, यहाँ क्लोरो लगा दे रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। CBSE 2017 में सवाल पूछा गया, आसान है। जी हाँ, बिल्कुल लल्लू कूड़ा आसान है यार, इसमें क्या है। आइए देखें, कह रहा है 2017 में ही सवाल पूछा है, विच ऑफ द अबव इज एलाइलिक और विनाइलिक। हमें पता है कि अगर कभी कहीं भी डबल बॉन्ड है तो इसका कार्बन विनाइलिक है, इसके बाजू वाला जो है वो एलाइलिक है। मतलब ये आदमी विनाइलिक और ये आदमी एलाइलिक। चेक करते हैं, आइए। डबल बॉन्ड यानी sp2, डबल बॉन्ड के बाजू में sp3, यानी कि ये हो गया एलाइलिक, तो ये एलाइलिक हो गया। और डबल बॉन्ड वाला sp2 और इसी पे लगा है, तो ये हो गया विनाइलिक। क्या आपको एलाइलिक और विनाइलिक दोनों पता चल गए? जी हाँ, एक बोर्ड का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आसान है? कूड़ा है, आसान तो है ही। आइए अगला देखते हैं। गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ या गिव स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले वर्ड रूट को पकड़े। प्रोप बोला, 1 इन का मतलब ऐसे डबल बॉन्ड लगा लीजिए। फिर वो कह रहा है 3 पे तो हमने ब्रोमो लगाना है, हमने कहा लगा लो भाई। और फिर 2 पे कह रहा है कि मिथाइल लगा लो, तो हमने कहा ले मिथाइल लगा ले। ये हो गया स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया, आसान है। आगे देखें, कह रहा है आयुपैक नेम बताइए इनका। तो हमने कहा ओके बताते हैं। सबसे पहले ऐसी चेन चुनी जाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन्स यानी कि बड़े वाले ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं। चेन हो गई। फिर ये आदमी जो है वो ना सिर्फ एक ग्रुप है बल्कि डॉन ग्रुप है। डॉन ग्रुप का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, सबसे खतरनाक आदमी है। और जब भी कभी ये डॉन होगा तो जहां डॉन खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। बहुत बढ़िया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गए, इसका नाम मिथाइल है, M से शुरू होता है, इसका नाम ब्रोमीन है, B से शुरू होता है। तो हम कहेंगे 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है, स्पेस कहीं नहीं है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन है, नंबर नंबर के बीच में कॉमा है। ठीक, सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए। 4 कार्बन है तो उसको लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर लिया जाता है, तो ब्यूट 2 इन ऐसे लिख देंगे। और 1 नंबर पे ओल लगा है तो ओल लिख देंगे। यहाँ पे आपको वॉवल दिख रहा है, यहाँ आपको वॉवल दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस वॉवल यूज नहीं करते, उसे काट दीजिए, तो आपके पास एक कंपाउंड बन के आ जाएगा जिसका नाम भी आपने लिख लिया है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और लिखा भी इसीलिए था ताकि आपको समझा पाऊं कि इन है और वो काटना होता है ना। नाम आ गया भाई। आगे देखो, ध्यान सुनना। सवाल कह रहा है कि कुछ 2 रिएक्शंस लिखी हैं आपके सामने, पहली ये दूसरी ये। कह रहा है इनमें से कौन सी SN1 टाइप की रिएक्शन है। SN1 के अंदर रेसेमाइजेशन होता है। रेसेमाइजेशन का मतलब कि रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। ठीक, ये तब समझ में आता है जब कायरलिटी हो।
अदरवाइज SN1 में रिटेंशन सॉरी इन्वर्जन नहीं होता, तो हम कहेंगे नो इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। अच्छा, सेम साइड से अटैक करेगा, बेसिक बात ये है। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है और मिथाइल और हाइड्रोजन आगे थे। जब Y ने अटैक किया और X माइनस बाहर निकला, तो Y ने जस्ट ऑपोजिट साइड से अटैक किया, यानी कि पहले केस में हो गया इन्वर्जन। और तुम जानते हो कि इन्वर्जन तो SN2 में होता है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। और ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था SN1, यानी ए तो मेरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बी में देखो, बी में एक्स यहां से और वाई में भी यहीं आया, ना मिथाइल ने अपनी पोजीशन बदली ना हाइड्रोजन ने, यानी यहां किसी भी प्रकार का इन्वर्जन नहीं हुआ। और जहां इन्वर्जन नहीं होता वो पक्का पक्का SN1 होता है, तो बी हमारा आंसर है। 2016 का सवाल है। अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये दो दिए हैं कुछ बदतमीजियां। कह रहा है कि SN1 मैकेनिज्म किसमें आसानी से होगी, SN1 रिएक्शन किसकी होगी। ध्यान से देखो, क्या ये आदमी 1 डिग्री कार्बन का है, यानी ये 1 डिग्री हेलाइड है। जी हाँ, 1 डिग्री हेलाइड तो SN1 देता ही नहीं है, तो चीक चीक के SN2 का प्राणी है। अच्छा, हेलोजन देखो इस कार्बन पे लगा है, यहां और यहां दो कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब है 2 डिग्री है। 2 डिग्री बहुत खुशी से SN1 नहीं देते, लेकिन ये 1 डिग्री के मुकाबले में SN1 का रेट इनका फास्टर होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज द रीजन, है ना। कह रहा है कि दो बदतमीजियां लिखी हैं फिर आपके पास, एक ये और इस बार देखो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। किसका SN1 फास्टर होगा, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री से मत देखो। रियलिटी ये है कि कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, कैसे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा समझाता हूं आपको, 2 मिनट देख लीजिए एक बार तो आपको पता चलेगा अच्छी तरह। ये X है, ये S है, और जब भी कभी आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, लीविंग ग्रुप निकलता है, अगले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और ये अटैक करता है इस कार्बन पे और लग जाता है ऐसे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब ये लगा तो देखो इंटरमीडिएट में क्या था, कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ध्यान समझना, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाए, तो चेक करो भैया, यहां कार्बोकैटायन बना, ये माइनस ये प्लस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, भर भर के प्लस आई दे रहे हैं, है ना, तो अनस्टेबल है। यहां तोड़कर देखो माइनस प्लस, तो यहां भी तो प्लस आई दे रहे हैं, नहीं भैया, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड माइनस आई देता है। माइनस आई के अलावा भी देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, और यहाँ कार्बोकैटायन वेकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि यहां पर आपको दिखाई देगी रेजोनेंस। क्या दिखाई देगी, रेजोनेंस। ठीक, और वैसे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पोजीशन है, ये तोड़ दो, ये तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये एलाइलिक हैलाइड है, और एलाइलिक हैलाइड में कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस वजह से SN1 SN2 दोनों बड़े मजे से देते हैं। SN1 भी दे देते हैं, जबकि ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री होने के बाद भी SN1 देने वाले दो लोग हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर तो यही हुआ ना, इसको आंसर टिक कर देना चाहिए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर ऑफ C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। ठीक है, पहले तो C4H9Br को समझे। CnH2n+2 को सोचो, तो अगर C4 होता तो H10 होता, इसका मतलब सबसे पहले इससे एक हाइड्रोजन हटाया गया, तो बन गया C4H9, और इसके बाद इसमें एक ब्रोमीन जोड़ा गया, तो बन गया C4H9Br, यानी कि ना तो इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना होने का मतलब डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, और किसी प्रकार की कोई रिंग भी नहीं है, यानी तय हुआ कि ये ऐसा आदमी है 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन के आदमी में यहां भी ब्रोमीन हो सकता है, 4 कार्बन के आदमी में यहां भी ब्रोमीन हो सकता है, बाकी ये वाली पोजीशन इसके आइडेंटिकल है और ये वाली पोजीशन इसके आइडेंटिकल है, लॉजिक नहीं है उसको चेंज करने का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि साहब ये हो जाए इसका आइसोमर, एक ब्रोमीन लग जाए। फिर वो कह रहा है कि एक और, अच्छा यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ आइडेंटिकल है, और फिर यहां भी लगाओ तो भी आइडेंटिकल है, तीनों एक जैसे। फिर एक ये रहा, इतने आइसोमर साहब आपके पास बन सकते हैं इसके। हमने कहा ठीक है, बड़े आइसोमर बना दिया आपने, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कि ये वाला रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन माइनस बन के निकलेगा, ये प्लस बनेगा। कार्बोकैटायन को तुम ध्यान से देखो 3 डिग्री बनेगा, बाकी किसी में 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो।
तो अगर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी SN1 की रिएक्शन सबसे आसानी से कर लेगा। सवाल में भी तो यही पूछा गया था कि वो वाला आइसोमर बना दो जिसका SN1 का रेट फास्टर हो, तो यही वाला हमारा आंसर है। तो चुपचाप से ये डिजाइन तैयार कर दीजिए और कहिए कि ये हमारा आंसर जो SN1 के लिए फास्टेस्ट रहेगा इसके किसी भी आइसोमर में। ठीक है, बढ़िया सवाल है 2016 का। आयुपैक नेमिंग पूछी गई है। एनिलीन अमीन, इसको प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको 1 2 2 3 4 आपको दिख रहा है 2,4 डाइब्रोमो। एनिलीन इज वेरी मच एन आईयूपीएसी नेम, तो एनिलीन लिख देना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है ना। विच वुड अंडरगो SN1 फास्टर, अगेन वही बात है, एक ये है एक ये है। ये तोड़ोगे इसको यहां से तो यहां कार्बोकेटायन बनाओगे 1 डिग्री, इसे तोड़ोगे तो यहां कार्बोकेटायन बनाओगे 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से SN1 का रेट फास्टर होगा, तो हम सीधा सीधा कह देंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये है स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की, और SN1 की भी यही है। SN2 की उल्टी हो जाएगी, वहां पर तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता नहीं है। ठीक है, अच्छा है, तो ध्यान से क्या कह रहा है, ये है और ये है। SN2 फास्टर किस में होगा भैया, देखो ध्यान से, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये आदमी SN1 पसंद करेगा, ये आदमी SN2 पसंद करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, इसने हमसे पूछा क्या, SN2 पूछा, तो पहला वाला आसान है। ठीक, कह रहा है कि क्लोरोब्यूटेन दिया गया है, ध्यान से देखो 2021 में पूछा गया सवाल कि 1 क्लोरोब्यूटेन दिया गया है, हाइड्रोलिसिस किया गया है KOH की प्रेजेंस में, तो हमने कहा ठीक अच्छा है, करके देखते हैं। ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, उसमें भी 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 पे क्लोरो लगा दिया। कह रहा है कि भैया KOH लाए हैं और हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ लाए हैं, खूब सारा पानी पिला के लाए, यानी कि ये एक्वस KOH है। एक्वस KOH कहेगा कि आप यहाँ पे अटैक करिए और आप निकल जाइए, तो भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन से SN1 रिएक्शन नहीं होगी, SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन बनेगी तो दारू, बन गई भाई, बढ़िया। दूसरा उसके बारे में पूछ रहा है कि चलो ये करके दिखाओ, वो भी वही सवाल है, ध्यान से देखें, ये क्लोरो है, ठीक, और फिर वही हाइड्रोलिसिस कह रहा है, यानी कि पानी के साथ लाया है, एक्वस लिख देते हैं। फिर कहानी वही है, यहाँ अटैक कराओ, ऐसे निकाल दो, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन भी वही बन रहा है 3 डिग्री वाला ही, तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, एल्कीन बनाता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज करने का प्रयास करो इसे। तो कह रहा है कि कायरल कंपाउंड क्या है। कायरल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई ना कोई एक कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर का मतलब होता है जहां पर एसिमेट्री मिल रही हो। एसिमेट्री का मतलब, एसिमेट्री का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों चीजें अनअवेलेबल हों। जहां भी ये तीनों चीजें अनअवेलेबल होंगी, हम उन्हें कहेंगे कि वो कायरल सेंटर्स हैं और वो कायरल कंपाउंड्स हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है। इसका क्या मतलब हुआ, जो मतलब हुआ यही हुआ, कायरल सेंटर कायरल कंपाउंड का मतलब ही यही है। अच्छा भाई, बहुत सही बात है, आपने कायरल बता दिया। अब खास बात क्या है कि होता क्या है कायरल में, एक ही मटेरियल के एक्स वाई समथिंग जेड दो तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ऐसे, और ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, यानी कि दो ऐसे अरेंजमेंट्स मिलेंगे एटम्स के स्पेस में, इसमें एक दूसरे की मिरर इमेज तो होंगे लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। ये कायरल है, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है किसका, मिक्सचर ऑफ टू enantiomers in equal amount। enantiomers का मिक्सचर है इक्वल अमाउंट में, यानी अगर किसी एक कंपाउंड के दो enantiomers बन रहे हैं तो दो enantiomers का 50-50% जब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी एक डी टाइप का हो जाएगा एक एल टाइप का हो जाएगा, तो ये कंपाउंड्स ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन इनका मिक्सचर जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा।
और ऐसे समय में जो मिक्सचर बनकर आएगा इसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम दिस? तो सबसे पहले तो 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेनॉल 1 ये हो गया, इससे बनाना क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि ऐसे बनाना है ये। तो भैया ध्यान से देखें, इतनी आसानी से OH जो है ना, ये OH माइनस बन के निकलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, घटिया लिविंग ग्रुप है। तो सबसे पहले इस आदमी का H प्लस से हम लोग प्रोटोनेशन कर लेते हैं, प्रोटोनेशन के बाद Br माइनस जैसा एक न्यूक्लियोफाइल लगा देते हैं, तो इससे डायरेक्ट बन जाता है, काम खत्म। मैकेनिज्म भी अगर देखनी हो तो देख सकते हो, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। चलो देखो एक बार समझ लो तो इसके बाद सारी हो जाएंगी। H प्लस तुम्हारे पास है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने लोन पेयर डोनेट किया। अब इंटरमीडिएट बन के आएगा OH2 प्लस, ऑक्सीजन पर प्लस, ये तो पसंद ही नहीं है, निकाल दो बाहर। जब ये निकलेगा तो मेरे पास बनेगा यहाँ 1 डिग्री का कैटायन। ठीक, समझ रहे हो बात को? अब 1 डिग्री के कैटायन में चाहो तो Br माइनस लगा दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा है, ये बन गया। इसका एक और बढ़िया तरीका तुमको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा तरीका है, वो देखो। कई बार हम लोग ये बात समझ नहीं पाते कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। जैसे मैं मैकेनिज्म जो बता रहा हूँ उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो अगर रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो 2 डिग्री का ब्रोमाइड बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, SOCl2, SOCl2 करने से भैया SOCl2 की जगह SOBr2 लगा देना चाहिए, SOBr2, सल्फोनाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हो जाएगी। या इसकी जगह पर PBr3 की रिएक्शन कराएंगे तो भी यही बन जाएगा, OH हटेगा, Br लगेगा, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का सिंपल प्रोसेस है। फिर कह रहा है ब्यूट 1 ईन है और इससे 1 पे ब्रोमो लगाना है। अगर हम HBr लगाते तो ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता, माइनस वाला तो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाता। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ करना चाहते हैं, तो HBr के साथ H2O2 लगाना पड़ेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से काम हो जाएगा। ठीक है, Why chlorobenzene is resistant to nucleophilic substitution reaction? एक सवाल ऊपर आया भी था क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन से कहा गया कि भैया तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोगे। तो उसने कहा कि हाँ भाई न्यूक्लियोफाइल, और क्या करना है तुम्हें? उसने कहा देखो तुम डेल्टा निगेटिव होगे, नीचे वाला कार्बन पक्का डेल्टा पॉजिटिव होगा, हमें पसंद है पॉजिटिव, हम अटैक करेंगे, तुम अटैक कर लेना, निकल जाना, और ऐसा करके एक कंपाउंड बना लेना, ये हम बना लेंगे, तुम Cl माइनस निकल जाना। ये सब कुछ लगता है मगर होता नहीं है। अचानक से गुस्सा आया न्यूक्लियोफाइल को, उसने क्लोरोबेंजीन से कहा कि तुमने ये क्यों नहीं किया? तो क्लोरीन ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास लोन पेयर है, बाजू में सिग्मा है, बाजू में पाई है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये तो बहुत ही शुभ कंडीशन है रेजोनेंस की, इसके कारण से रेजोनेंस हो जाएगा। और जैसे ही रेजोनेंस हो जाएगा, यहां माइनस, यहां डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहां पर हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने लग जाएगा। जैसे ही साहब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, आपको क्लियर पता चलेगा साहब कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बॉन्ड की, तो फिर बॉन्ड नहीं टूटेगा, SN1 SN2 दोनों ही नहीं होंगे। इसी वजह से हेलोएरीन्स हेलोएल्केन्स रिएक्शंस नहीं देते SN1 SN2 टाइप। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, मेरी बात को समझना, क्या लिख रहे हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one goes easily which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and Y? देखो ध्यान से, कह रहा है क्लोरोबेंजीन ले लो, तो हमने कहा कि भैया क्लोरोबेंजीन ले ली। फिर कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड ले लो, तो हमने कहा ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन लगा लिया। कह रहा है इनका NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हमने हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है प्लस ए माइनस, अटैक करेगा इस कार्बन पे, इसे निकलना है। और तुम जानते हो सब कांड नहीं होते, क्यों नहीं होते? डाउस प्रोसेस है भैया, है ना, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म करना पड़ सकता है उसमें। अच्छा, तो 100-150 तो कम से कम उबालना ही पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डाउस प्रोसेस ना हो, बहुत गर्मी ना दो, तो आसानी से ये रिएक्शन नहीं होती, हेलोरीन्स नहीं देते।
लेकिन अगर तुम एल्केन्स की बातें करोगे तो ये एलिफेटिक कार्बन है ना, और NaOH अगर आप देते हैं इसे प्लस माइनस, तो ये तो इस पे अटैक कर जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाए और निकल जाए। अगर यहाँ कार्बोकैटायन बना तो लॉजिकली ये कार्बोकैटायन बहुत शुभ है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस कारण से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिखाई देगा वो बेंजाइलिक एल्कोहल दिखाई देगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, कह रहा है कि 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले क्योंकि उसने स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का दिया है, उसमें 2 नंबर पे और 4 नंबर पे नाइट्रो NO2 लगा दीजिए। 2017 का कूड़ा सवाल, बिल्कुल सस्ता सा, ऐसे ही आते हैं बेटा, परेशान मत होना, बिल्कुल आसान सवाल है। कन्वर्ट करो भैया, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, प्रोपेन ऐसे था, 2 पर ब्रोमो था, इसकी कहानी पलटकर 1 पर ब्रोमो लगा देना है। सर कैसे कर पाएंगे हम? देखिए आसानी से कर लेंगे हम, दूर रखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कुछ दुर्गति की जाए इसकी, यानी कि दारू पिला के KOH लाया जाए और गर्म कर दिया जाए। ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन शो करता है, यानी कि एल्कीन बनाता है। हमने कहा ठीक है, एल्कीन बना दिया इसने। एल्कीन बनाने के बाद हमने कहा यार इसमें HBr रिएक्शन कर दें। सर दोबारा वही बन जाएगा 2 डिग्री पे, ये प्लस ये माइनस, इसे तो यहाँ जाना है जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर उस मार्कोनी कॉव एडिशन के अलावा उसका उल्टा काम करना हो तो आपको प्रेजेंस दिखानी पड़ती है किसकी? पर ऑक्साइड की। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कांड हो जाता है, 1 डिग्री पे बन जाता है। ठीक है, 2 स्टेप का प्रोसेस है, हो गया। बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन रहा है, यानी कि आपके पास बेंजीन है और फाइनल प्रोडक्ट जो है कह रहा है कि पैरा पोजीशन पे क्लोरो है और नाइट्रो बेंजीन बन रहा है। हमने कहा यार इसके 2 पाथ संभव हैं, पहले इसका नाइट्रेशन कराओ और फिर जो बनकर आए उससे इसका क्लोरीनेशन कराओ। अगर ये कराते हो तो क्या होगा, या उल्टा कर लो, पहले क्लोरीनेशन कराओ और फिर जो बनकर आए उसका नाइट्रेशन कराओ। तो हमने कहा अच्छा चेक करते हैं, 2 ही केसेस हैं। नाइट्रेशन करने पर पहले नाइट्रोबेंजीन बनेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये आदमी मेटा डायरेक्टिंग है। तब क्लोरीनेशन कराने पर हमारे पास जो NO2 के साथ क्लोरो जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, जबकि प्रोडक्ट में हमें पैरा पोजीशन पे चाहिए। अर्थ ये हुआ कि हम ये हिस्सा तो नहीं लेंगे, यानी ऊपर वाली चॉइस हमारी गलत है। ठीक है, क्लोरीनेशन पहले कराने पर क्या बनेगा? क्लोरीनेशन कराने पे क्लोरो बनेगा। हम जानते हैं कि ये आदमी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पे मेजर बनेगा यार, है ना। नाइट्रेशन कराने पर ये बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हमें ढूंढना है कि कौन कौन से रिएजेंट हैं दुष्ट जो ये काम करते हैं। क्लोरीनेशन के लिए Cl2 और FeCl3 किसी प्रकार का कोई लुईस एसिड लगता है जो इसको तोड़ देता है Cl प्लस में, और ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार हो गया जो अटैक कर देता है बेंजीन पर। नाइट्रेशन के लिए वही पुराना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये हमारा रिएजेंट रहता है। काम खत्म, आगे देखें। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। कह रहा है कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। इसका 1 नंबर कार्बन पे कह रहा है ब्रोमो लगा है, उसी 1 नंबर कार्बन पे कह रहा है मिथाइल लगा है। इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करिए, मतलब दारू पिला के KOH खिलाइए और हीट कर दीजिए। तो एल्कीन बनने के कई चांसेस हैं। ये ब्रोमीन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रोमीन जाएगा। एल्कीन यहां भी बन सकता है, एल्कीन यहां भी बन सकता है, एल्कीन यहां भी बन सकता है, तीनों जगह बन सकता है। मैं तीनों बना के दिखाता हूं। यहां बन गया, ठीक, एल्कीन यहां बन गया, एल्कीन यहां बन गया। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों तो एक ही है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, ठीक, सेम। अब देखो, ये एल्कीन्स मोर सब्स्टिट्यूट हैं, देखो, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कह सकते हैं,
मोर अल्फा एच और यहाँ है लेस अल्फा एच। इस कारण से ये प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर और ये होगा माइनर। तो यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हो? जी हाँ। आगे देखें, राइट द प्रोडक्ट्स व्हेन। जब ये कांड होते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल तुमसे कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH एंड हीट। प्रोपेन है और 2 पर ब्रोमो है। इसमें कह रहा है कि दारू पिला के KOH खिलाई गई और हीट किया गया तो क्या बनेगा? डीहाइड्रोएलोजिनेशन की क्लासिक रिएक्शन है, एल्कीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन है आपके पास, आप खुश हो गए। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन करा दो इसका। तो जब नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रेशन में वही रिएजेंट बताया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक तो ऑर्थो पे नाइट्रो लग सकता है और पैरा पे नाइट्रो लग सकता है। तो 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, सी भी बाकी अभी किया नहीं है ना। कह रहा है कि अगला सवाल देखो ध्यान से, कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ KCN। ध्यान से देखो सी पे क्या कह रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ KCN। तो हमने कहा ठीक, तुम कौन हो? इसने चीख चीख के कहा कि प्लस और माइनस हमारे ऊपर। तो उसने कहा कि देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चमक रहा है हमें, अटैक शटैक निकाल दो इसे। CH3CN, बहुत बढ़िया, KBr निकल जाएगा तो मिथाइल साइनाइड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, आइए ABCD क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल है, हम लोग ये करने वाले हैं। देखें ध्यान से, सबसे पहले इस बदतमीज से बात करो। ये 2 डिग्री है, क्लोरीन निकलेगा क्योंकि दारू पिला के KOH लाए हो तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा तो इस तरह से प्रोपीन बन जाएगा। तो ए हमारा प्रोपीन है, निकाल लिया। HBr की रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है, यानी 1 नंबर पे ब्रोमो लगेगा। NaI, ये तो स्वार्ट्ज रिएक्शन है और ये तो हेलोजन एक्सचेंज होता था, आयोडीन लग जाता था। Mg ड्राई ईथर, अरे ये तो ग्रिग्नार्ड बनाने की कहानी है। तो ये रहा, इससे जुड़ जाएगा अब Mg और यहां जुड़ जाएगा I, जो यहां लगभग प्लस रहेगा और यहां माइनस रहेगा। बहुत बढ़िया, तो बड़ा आसान है। जी हाँ, बहुत आसान है। 34 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए और 1 घंटे से भी बहुत कम समय हमने लिया है ना। तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट के टाइम 34-35 क्वेश्चन हमने निपटाए हैं। तो सोच लीजिए कि ऑर्गेनिक कितनी आसान है, कितनी लॉजिकल है। बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, मैकेनिज्म को याद रखेंगे। कई बच्चे तो ऐसा कहते हैं कि मैकेनिज्म ना पढ़ो तो बहुत बेहतर है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर मैकेनिज्म की बलि देनी पड़ती है क्योंकि मैकेनिज्म से पढ़ने में थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बट वो बहुत रेयर रिएक्शंस हैं, बहुत रेयर। जैसे HVZ रिएक्शन है, प्रोडक्ट आसानी से याद हो जाएगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म डिफिकल्ट पड़ती है ना। जैसे नाइट्रीन इंटरमीडिएट के मैकेनिज्म्स हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड की रियल मैकेनिज्म पढ़ोगे लंबी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब 70-80% से ऊपर ऑर्गेनिक ऐसी है जिसमें आप मैकेनिज्म और लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के याद हो जाएगी और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। इसलिए हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, क्वेश्चंस इसी तरह आपके कराते रहेंगे। इन लेक्चर्स को देखकर ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर सच में यही 2017, 18, 20, 22, 24 में यही सब आया है तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है और काम हो जाएगा। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, छोटे से सेशन में 30-40 क्वेश्चन करा कर जाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक भैया AIC लाइव को सब्सक्राइब तो करो यार, शेयर तो करो, कुछ तो करो, है ना। पढ़ाई करते रहिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।